हाय वेलकम फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्टडी आईएएस विद कुलदीप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के महान्यायवादी और राज्य के महाधिवक्ता की तुलना करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि इससे पहले हम भारत के महान्यायवादी और महाधिवक्ता दोनों को पढ़ चुके हैं और हमने उन पे एमसीक्यूज भी कर लिए हैं। अभी हमारा मेन मकसद है कि उस चीज़ को और अच्छे से कंठस्थ करने के लिए जस्ट रिवाइज, बिकॉज ऑफ आई होप यू ऑल ऑफ यू नो दैट रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। सो रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट की। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से हम कंपेयर तो करेंगे ही, बट उससे भी मेन पर्पस रहेगा कि हम अपने आप को रिवाइज कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं अटॉर्नी जनरल, ये वाला हमने इससे पहले वीडियो डाला था जिसको कि आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगला है हमारा एडवोकेट जनरल, इसको भी हम पढ़ चुके हैं और हमने इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। आज हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के कंपैरिजन की। देखते हैं भारत के महान्यायवादी और राज्य के महाधिवक्ता की तुलना। कंपेयर बिटवीन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो एक तरफ हमने आपको ये देख रहे होंगे आप महान्यायवादी को लिख रखा है, दूसरी तरफ महाधिवक्ता को। देखो, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि आर्टिकल 76 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी अर्थात महान्यायवादी की बात करता है। दूसरी ओर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 राज्य के लिए कानून अधिकारी के रूप में महाधिवक्ता की बात करता है। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 88 और आर्टिकल 177। तो आर्टिकल 88 जो है वो महान्यायवादी के लिए है, जबकि आर्टिकल 177 महाधिवक्ता के लिए है। कहने का मतलब जो काम आर्टिकल 88 महान्यायवादी के लिए करता है, सेम काम आर्टिकल 177 महाधिवक्ता के लिए करता है। महान्यायवादी केंद्र में काम करते हैं, जबकि महाधिवक्ता प्रत्येक राज्य में काम करते हैं। यानी कि महान्यायवादी केंद्रीय स्तर पर कार्य करते हैं, जबकि महाधिवक्ता राज्य स्तर पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 88 सदन तथा समिति से जुड़े अधिकार, जैसा कि हमने पहले देखा था कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता के पास कुछ अधिकार होते हैं, तो उनको वो अधिकार कहाँ से मिले हैं? आर्टिकल 88। जबकि हम वही चीज़ महाधिवक्ता की करें तो उनको ये कहाँ से मिले हैं? आर्टिकल 177। उसके बाद आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194। आर्टिकल 105 महान्यायवादी के लिए है, आर्टिकल 194 महाधिवक्ता के लिए। पर ये दोनों आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 महान्यायवादी और महाधिवक्ता को शक्तियाँ, विशेषाधिकार और पितृक्षण की बात करते हैं। उनके पास क्या क्या शक्तियाँ रहेंगी, उनको क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त रहेंगे और उनकी क्या क्या प्रतिरक्षाएँ रहेंगी। इसके लिए केंद्रीय स्तर पर महान्यायवादी के लिए अनुच्छेद 105 है, जबकि राज्य में महाधिवक्ता के लिए अनुच्छेद 194 है। नियुक्ति एवं कार्यकाल। अब हम देखेंगे कि इनकी नियुक्ति और कार्यकाल। देखो, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति कैसे करते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। इनका कार्यकाल, महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, अर्थात वह राष्ट्रपति की इच्छा पर अपने पद पर बने रह सकते हैं, अन्यथा वह कभी भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से
हट भी सकते हैं और राष्ट्रपति उन्हें कभी भी उनके पद से हटा भी सकता है। ठीक इसी प्रकार से महाधिवक्ता राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। इस प्रकार उसका कार्यकाल भी राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करता है और वह अपना राज्यपाल को त्यागपत्र देकर पद से हट सकते हैं। अब हम देखते हैं इनकी कार्य एवं शक्तियाँ। देखो, महान्यायवादी का कार्य है, ये केंद्रीय स्तर पर कार्य करते हैं, तो सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना। तो कानून अधिकारी का कार्य क्या रहेगा? कानूनी सलाह। तो ये क्या करेंगे? सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देंगे और इस प्रकार के जो भी विधि से संबंधित इनके कर्तव्य होंगे, जो भी काम आएंगे, उनको यह करेंगे। अब ये वो कार्य इनको कौन कौन सौंपेगा? राष्ट्रपति जी सौंपेंगे। तीसरा इनका काम रहता है संविधान अथवा संसद अथवा किसी अन्य विधि द्वारा महान्यायवादी के लिए और महाधिवक्ता के लिए कोई भी कार्य दिए जाएं, यह उसका निर्वहन करें। इनके अन्य कार्य रहते हैं, ये सरकार की तरफ से, जैसे अगर हम महान्यायवादी की बात करें तो ये देश के किसी भी न्यायालय में सरकार की तरफ से अर्थात भारत सरकार की तरफ से पेश होते हैं और सरकार से संबंधित कोई भी मामला है, चाहे वो उच्च न्यायालय में हो चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय में हो, उसकी सुनवाई के लिए देश के महान्यायवादी को सरकार की तरफ से पेश होना होता है। ठीक इसी कार्य के लिए राज्य में महाधिवक्ता हैं। अगर राज्य स्तर पर राज्य सरकार का कोई भी मामला है, उसकी राज्य के किसी भी न्यायालय में अगर सुनवाई होनी है तो राज्य के महाधिवक्ता सरकार की तरफ से उस सुनवाई के लिए पेश होंगे। आगे देखते हैं हम इनकी अधिकार एवं मर्यादाएं। तो इनके मर्यादाओं में जो सबसे मुख्य चीज़ है वो तो ये है कि यह भारत सरकार के खिलाफ कोई व्यक्ति अगर यदि भारत सरकार के खिलाफ केस लड़ रहा है तो ये उसको सलाह नहीं दे सकते हैं और उसके साथ किसी भी प्रकार की सूचना साझा नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ये भारत सरकार की ओर से यदि किसी मामले के लिए पेश हो रहे हैं तो यह उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। तीसरा, ये टिप्पणी नहीं करेंगे, इसका आप मतलब समझ रहे हो? इस टिप्पणी नहीं करने का मतलब है कि ये सरकार का पक्ष लेंगे, ये वहाँ पर सरकार की अवहेलना नहीं करेंगे। उसी प्रकार से यदि महाधिवक्ता के लिए हम कहें तो वो राज्य सरकार में सरकार की तरफ से जब पेश होंगे तो सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगे और यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार का केस कर रहा है, उस मामले में यह उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सुझाव, सलाह एवं सूचना प्रदान नहीं करेंगे। इनके अधिकार में महान्यायवादी के लिए अगर हम बात करें तो भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई के लिए पेश हो सकते हैं, अर्थात उनके पास इस बात का अधिकार है कि वह भारत के किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं। वही बात अगर हम महाधिवक्ता के लिए करें तो वह राज्य के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं। एक नोट टाइप का है, महान्यायवादी का पद संविधान में निर्मित है।
अब महान्यायवादी का पद संविधान में निर्मित है, इसका मतलब ये है कि संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया, अर्थात महान्यायवादी का पद संविधान में निहित है। जबकि हम अपर महाधिवक्ता की बात करें तो उनका संविधान के अनुच्छेद 76 में कोई वर्णन नहीं है, जबकि वह महान्यायवादी की मदद करते हैं, अर्थात उनकी सहायता करते हैं, उनके कार्यों में हाथ बंटवाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। सरकारी स्तर पर वह विधिक मामलों को देखने के लिए केंद्रीय कैबिनेट में अलग से विधि मंत्री होते हैं, अर्थात महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। और सदस्य क्यों नहीं होता है? क्योंकि सरकारी स्तर पर विधिक मामलों को देखने के लिए केंद्रीय कैबिनेट में अलग से विधि मंत्री होते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य सरकार में भी सरकारी स्तर पर विधिक मामलों को देखने के लिए उनके पास विधि मंत्री होते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने जो अभी इससे पहले के दोनों वीडियो देखे हैं उनको समझने के बाद आपका ये अच्छा खासा रिवीजन हो गया होगा, बहुत ही छोटे टाइम में, तो बहुत ही कम समय में अच्छा खासा रिवीजन हो गया। मुझे लगता है कि आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।